हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो लेसन है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं हैं उनमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है अपना रोड के बाद वो है रेलवेज़ का। ठीक है, ये जो अभी चल रहा है ये है अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो लैंड वाला जो ट्रांसपोर्ट है इसी में है रोड के बाद रेलवे। रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। यानी जो रेलवे है वो हमारे देश में यात्रियों और वस्तुओं के परिवहन का प्रमुख एक साधन है। इसके अलावा रेलवे आल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस। यानी जो रेलवे जो है वो बहुत सारे कार्य करता है, जैसे कि व्यापार हो गया, बिजनेस, और इसके अलावा जो साइट सीइंग है, पिलग्रिमेज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें। साइट सीइंग का मतलब होता है भ्रमण करना यात्रियों को लेकर, पिलग्रिमेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, लंबी दूरी तक के भी ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द इंडियन रेलवे हैव बीन ए ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। यानी पिछले जो अपन देखें 150 सालों से भी अधिक समय तक जो इंडियन रेलवे है, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है, समन्वय का काम कर रही है और इसके लिए जानी जा रही है। रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एलक्रेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। यानी अगर अपन देखें तो जो इंडियन रेलवे है वो हमारे मतलब देश की इकोनॉमी के अलावा इंडस्ट्री है या फिर एग्रीकल्चर है, उन सब के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है। द इंडियन रेलवे हैव ए नेटवर्क ऑफ 7031 स्टेशन स्प्रेड ओवर ए रूट लेंथ ऑफ 63,221 किलोमीटर्स। यानी 63,221 किलोमीटर का एक रूट, लंबा रूट है, ठीक है, जिसमें 7,031 स्टेशनों के साथ यह काम हो रहा है। यह रेलवे यहाँ पे विस्तृत रूप से है। इसके अलावा है विद ए फ्लीट ऑफ 7,817 लोकोमोटिव्स। यानी जो बिजली वाले जो इंजन है वो कितने हैं, 7,817, और 5,321 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स, ये 5321 पैसेंजर व्हीकल्स हैं, यानी डिब्बे हैं, रेल यात्री डिब्बे। इसके अलावा 4,904 अदर कोचेज व्हीकल्स एंड 228 170 वैगन्स एज ऑन 31 मार्च 2004। यानी 31 मार्च 2004 को अगर अपन रेशो देखें तो उसमें 170 वैगन और ये हैं, एक सेकेंड, यानी 2,28,170 वैगन्स हैं, और जो कोच व्हीकल्स हैं वो हैं 4,904। तो ये जो फिगर है ये 31 मार्च 2004 का है। इसके बाद आता है ये, इसमें एक फिगर दे रखा है ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज की जो मीटर के अंदर अगर अपन चौड़ाई देखें, ठीक है, उसकी, तो ये है 1 मीटर और 676, ये 1 मीटर, और ये 0.762 एंड 0.610, ये मीटर्स में है सारी इनकी जो चौड़ाई है। इसके बाद रूट है कितने किलोमीटर तक है, ये देखो 55,188, ये 77,000, फिर 6,809, 7,219, तो टोटल अगर अपन देखें जो रूट किलोमीटर्स हैं वो 64,460, और ये जो रनिंग ट्रैक जो हैं वो है 87,040 किलोमीटर्स। ये जो है ये रेलवे ईयर्स बुक 2010 एंड 11 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये रेलवे मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसमें रेलवे की जो सालाना जो बुक होती है, ठीक है, 2010-11 की, उसका ये फिगर दिखाया हुआ है। अब इसके बाद है द इंडियन रेलवे इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड इनटू 16 जोन। यानी जो इंडियन रेलवे है वो अभी 16 जोन है, लेकिन इसमें एक जोन और बढ़ गया है, ये आप नोट कर सकते हैं। जैसे ये एक्स्ट्रा जोन है, ये कोलकाता मेट्रो जोन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बढ़ गया है। इसके बाद आता है द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, ठीक है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, रेलवे पैटर्न का, रेलवे जो नेटवर्क है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है हमारे देश में वो लार्जली इन्फ्लुएंस्ड है, यानी काफ़ी प्रभावित है किससे, फिजियोग्राफिक और इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। यानी भाई प्रशासनिक, आर्थिक और जो भौगोलिक जो फैक्टर्स हैं बहुत सारे, उनमें ये
प्रभावित है इन चीज़ों से। द नॉर्दर्न प्लेन विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेस्टिनी एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। यानी ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये जो इंडियन रेलवे की जो ग्रोथ में बढ़ावा देती हैं, जैसे कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तर का जो मैदान है वहाँ क्या है, बिल्कुल लेवल जमीन है, ठीक है, और हाई पॉपुलेशन डेस्टिनी जनसंख्या घनत्व वहाँ पे ज़्यादा है, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स और जो हमारे खनिज संपदा है जैसे या फिर खेती की जो रिसोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं इसको फेवरेबल कंडीशन। यानी इसके लिए जो इसकी प्रिय जो स्थितियाँ होती हैं रेलवे की, किन रेलवेज में कहाँ कहाँ जैसे विस्तार होता है, ये सब चीज़ें इनको ग्रोथ को आगे बढ़ाती हैं। हाउ एवर ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोज्ड सम ऑब्स्टेकल्स। यानी इसमें क्या है, यानी बड़ी संख्या में जैसे जो रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, ठीक है, उन पे जो पुल पार करते हैं, ठीक है, ये ऐसी बहुत सारे ऐसे जो जलमार्ग हैं जहाँ पे दिक्कतें आती हैं, परेशानी आ रही हैं। इन द हिली ट्रेन्स ऑफ द पेनिसुलर रीजन्स रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स गैप्स और टनल्स। यानी जो हिली रीजन है, ठीक है, पहाड़ी एरियो में जो पेनिसुलर जो रीजन है, यानी हमारा पेनिसुला जो पठार है उधर उस एरिया में रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, यानी काफी जो ऊंचा नीचा जैसे जो रीजन है पहाड़ियों का, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है उधर, और इसके अलावा जो छोटी पहाड़ियां हैं, सुरंग है, उनके अंदर से ये जो टनल्स हैं उनके अंदर से जाती है ट्रेन, तो वहां भी काफी दिक्कत से। फिर है द हिमालयन माउंटेन रीजन्स टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन ड्यू टू हाई रिलीफ और स्प्रेस पॉपुलेशंस एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। यानी जो हिमालय रीजन है, ठीक है, हिमालय का जो एरिया है वहाँ पे जो रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब इसके लिए कोई फेवरेबल या उचित ऐसा माहौल नहीं है वहाँ पे ताकि रेलवे का विस्तार हो सके। क्यों नहीं हो सकता? ड्यू टू हाई रिलीफ्स, बहुत सारे हाई रिलीफ्स हैं वहाँ पे, स्पेस पॉपुलेशंस, कम जनसंख्या है उधर, एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, और जो आर्थिक जो अपॉर्चुनिटीज है उनकी भी काफ़ी कमी है। लाइकवाइज it was difficult to lay railway lines on the sandy plains of western Rajasthan, swamp of Gujarat, forest tracks of Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। यानी इनके अलावा अगर अपन देखें जैसे कि भाई रेलवे लाइन्स हैं जो सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, यानी जो राजस्थान का जो सैंडी एरिया है, जो मरुस्थल का एरिया है, वहाँ पे भी इसका विस्तार नहीं हो सकता। स्वयम्स ऑफ गुजरात, गुजरात का जो दलदली क्षेत्र है वहाँ पे भी रेलवे ग्रोथ नहीं कर सकती। और फॉरेस्ट ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, जो झारखंड, उड़ीसा और जो मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट है, अगर उनको काट के अपन रेलवे लाइन बिछाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे जानवर बार बार वहाँ आएंगे, रेलवे से टकराएंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, मर जाएंगे, या फिर उनके जो लाइफ है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी इससे रेलवे लाइन से। इसके अलावा जो वेस्टर्न राजस्थान यानी पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ अगर रेलवे लाइन का अगर डेवलप हो गया तो क्या होगा कि जब मतलब जिस मौसम में आंधियाँ चलती हैं अपनी, ठीक है, गर्मियों के बाद, तो ऐसे मौसम के अंदर क्या होगा कि वो जो सैंड्स है, ठीक है, वो उठ करके रेलवे लाइंस को कवर कर लेंगी और उससे काफ़ी दिक्कत आएगी। फिर इसके अलावा जो गुजरात का दलदली एरिया है वहाँ पे लाइन कहीं धसेंगी, कहीं ऊपर उठेंगी, तो उससे भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये सारी अनफेवरेबल कंडीशन है इनके लिए। फिर आता है द contiguous stretch of Sahyadri could be crossed only through gaps of passage guards. In recent time, the development of the Konkan Railway along the west coast of facilitated the movements of passenger and goods in the most important economic region of India. यानी अगर अपन देखें, यानी जो शाहदरी के जो स्ट्रेच हैं, ठीक है, और उनको मतलब क्रॉस करना, उनको पार करना गैप और पासेज के द्वारा, ठीक है, यानी जो शाहदरी जो यहाँ पे बताई गई है, कहाँ पे है ये, अपने वेस्टर्न घाट के ऊपर पड़ती है ये, गुजरात से लेके और केरला तक जो एक अपना कोस्टल एरिया है वहाँ से ये शाहदरी है। लेकिन इसमें भी अगर अपन देखें इनको पार करना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी ये किसके द्वारा, कुछ दर्रों के द्वारा या फिर कुछ घाट्स के द्वारा इनको हम क्रॉसिंग करते हैं। इसके अलावा द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे, जो कोंकण रेलवे है, ठीक है, इसका जब डेवलपमेंट हुआ है कोंकण रेलवे का, तो उसमें क्या हुआ है, जो जैसे जितने भी पैसेंजर्स हैं या फिर जो भी गुड एंड सर्विस का जो आवागमन है, ठीक है, वो सारा कुछ किसने, रेलवे ने इसमें काफ़ी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वो कोंकण रेलवे ने भी निभाई है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब है द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। ये इकोनॉमिक रीजन सबसे ज्यादा कैसे है, मोस्ट इंपोर्टेंट किस लिए? कोंकण रेलवे के अंदर, क्योंकि यहाँ ज्यादातर पोर्ट्स हैं। ठीक है, जैसे मान लो सादरी के अंदर अपन देखें तो गुजरात के कांडला पोर्ट से लेके और फिर मुंबई, मुंबई के बाद फिर नीचे गोवा और गोवा के बाद फिर नीचे केरला और आगे लास्ट तक जो नीचे तक जो एरिया है अपना कन्याकुमारी तक, वहां तक जब रेलवे लाइन का ये डेवलप हुआ है तो इसमें कोंकण रेलवे की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। अब इसके बाद है इट हैज आल्सो फेस्ड ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स इन सम स्ट्रेस एंड लैंडस्लाइड्स। यानी बहुत सारी जगह ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि कई बार जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जैसे बाढ़ फ्लड आ गई या कुछ और कुछ हो गया तो वो सिंकिंग हो जाते हैं, डूब जाते हैं, या इसके अलावा उनमें स्ट्रेच आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, या फिर लैंडस्लाइड्स हो जाती है। यानी पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पे क्या है, लैंडस्लाइड हो गई, मान लो कोई चट्टाने हैं या फिर कोई मिट्टी का खिसकाव हो गया, खिसकने से क्या है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर सारा मलबा आकर के उनका गिर जाता है और उससे काफी दिक्कत होती है। अब देखो इसमें जो सह्याद्री है ये वेस्टर्न घाट पे है और ठीक है, ये 7 ओशियन यानी 7 महाद्वीपों का एक जैसे रिवर्स सिस्टम है यहाँ पे, और जो कोंकण रेलवे है वो लगभग 710 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसमें बहुत सारी ऐसी टनल्स हैं और बहुत सारे इसमें ब्रिजेज हैं। यानी जो रिवर्स के तो बहुत सारे ब्रिजेज हैं और जो टनल्स हैं वो काफी सारियां हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं आगे, टुडे द रेलवे हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। यानी आज अगर अपन देखें जो रेलवे है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे देश की राष्ट्रीय इकोनॉमी के अंदर ट्रांसपोर्ट का साधन है। हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल। यानी इसमें हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम द सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल, यानी आज जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल्स विदाउट टिकट्स, बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं वो यात्रा करते हैं विदाउट टिकट यानी बिना टिकट के। थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली। यानी जो रेलवे प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उनको चुरा लेते हैं। इसके अलावा पीपुल स्टॉप द ट्रेन्स, पुल द चेन्स अननेसेसरीली एंड दिस कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे। ठीक है, थिंक ओवर इट हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल्ड टाइम। यानी बहुत सारे जो लोग हैं अननेसेसरी यानी जरूरत भी जहां नहीं होती है या जहां आवश्यक नहीं होता है वहां पे भी वो चैन को खींच लेते हैं। और चैन खींचने के कारण क्या है कि जैसे मान लो कोई चल रहा है और चलते चलते उसको किसी, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर रेवाड़ी कोई ट्रेन आ रही है तो उससे पहले ही कोई अगर मान लो एक कॉलोनी आ गई तो उस कॉलोनी के अंदर उन्होंने चैन खींच ली और वो अपनी जगह उतर के चले गए, तो ये बहुत भारी दिक्कत है। दोबारा से ट्रेन स्टार्ट होगी, उसका जो टाइम है वो काफी उसमें स्पेंड हो जाता है। ठीक है, यानी 5-7 मिनट अगर लेट हो गई तो फिर पूरा जो कम्प्लीटली उस लाइन का जो रेलवे सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो ये रेलवे था। अब आती है अपनी पाइपलाइंस। अब पाइपलाइन में क्या है, पाइपलाइन भी एक अलग से ट्रांसपोर्ट है, इसमें बताएंगे। जैसे पहले कभी नहीं सुना ये पाइपलाइन भी ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि रेल है या फिर एयर ट्रांसपोर्ट है या फिर जैसे मान लो बोट के द्वारा, शिप के द्वारा ना, जल थल और वायु 3 सुने थे। अब ये पाइपलाइन भी है, किस में है ये, लैंड जो ट्रांसपोर्ट्स है उसमें है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। यानी जो पाइपलाइन जो है, ठीक है, ये भारत के मानचित्र में मैप ऑफ इंडिया पे एक नया ट्रांसपोर्ट का मोड उभर के आ रहा है। इन द पास्ट दीज वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रियल। यानी पहले, यानी इतिहास में पीछे अगर अपन देखें पास्ट में, तो ये जो ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है ये सिर्फ वाटर सिस्टम करता था, मतलब पानी का ट्रांसपोर्ट था इसमें। सिटीज एंड इंडस्ट्रियल यानी जो उद्योग हैं और जो शहर हैं उनमें पानी को एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाने का काम है वो पाइपलाइन का था। नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। यानी अभी क्या हो रहा है कि जैसे मान लो अपना क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं
या फिर नेचुरल अपनी गैस है, जितनी भी जो रिफाइनरीज हैं, ठीक है, जितने भी जो इंडस्ट्रियल हैं, वहां पे ये पहुंचाने के लिए, वहां पे इनको भेजने के लिए क्या है, इनका यूज हो रहा है अभी। सॉलिड कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लूरी। स्लूरी का मतलब होता है तरल पदार्थ के अंदर, यानी जो ठोस पदार्थ है, जैसे भारी पदार्थ है, उसको अगर अपन ट्रक वगैरह इनके द्वारा पहुंचाएं तो वो काफी रिस्की होता है, लेकिन इसको अपन थोड़ा तरल के अंदर कर दें तो ये पाइपलाइनों के द्वारा जहां इनकी डिमांड है वहां तक इनको भेजा जा सकता है। द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइज प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। यानी जो जैसे दूर की जो रिफाइनरीज हैं, जैसे कि मथुरा, बरौनी, पानीपत है, फिर इनका जो फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रियल है, ठीक है, उनके द्वारा पाइपलाइनों के द्वारा ही इनको भेजा जा रहा है। अभी इसमें है काशी का वे इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट ऑफ मिनिमल। यानी एक बार जब इस लाइन को अपन लेइंग करते हैं, बिछाते हैं, तो इसमें काफी हाई मतलब पैसा खर्च होता है, काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन बाद में जो इसकी कॉस्ट होती है बिल्कुल नॉर्मल होती है। बाद में तो क्या है कि जो मटेरियल है, जो जैसे मान लो लिक्विड स्लूरी के अंदर है, उसको सिर्फ वो जाना ही तो है, उसको कहीं कोई गैस या कुछ और डीजल, पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं लगता उसमें। पाइपलाइन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज दिया जाता है। इट रूल आउट ट्रांसशिपमेंट लॉजेज और डिले। यानी जो पहले जैसे जो डिले हो रहा था ट्रांसपोर्ट के द्वारा या जहाजों के द्वारा, है ना, तो उसमें जो काफी कमी आएगी इसमें, किसमें, इस पाइपलाइन के द्वारा। पाइपलाइन के द्वारा ना तो कोई ट्रैफिक जाम होता है, ना कभी कोई किसी प्रकार का तूफान आएगा, उसमें कोई इसी इम्पैक्ट होगा। तो इससे क्या है कि पाइपलाइन के द्वारा, जैसे मान लो पानीपत की रिफाइनरी है, उसको हमें तेल भेजना है, ऑयल भेजना है, क्रूड ऑयल भेजना है वहां पे उसको। तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लो बहुत तेज तूफान आ रहा है या फिर कई रास्तों में ट्रैफिक जाम है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने निर्धारित समय पे भेज दिया जाता है। देर आर द 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। यानी इसके पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के 3 नेटवर्क हैं हमारे देश में। फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। यानी अगर अपन देखें इसमें जो 3 प्रकार के जो हैं, जैसे गुजरात से लेके सलाय के वीरगांव, मथुरा, दिल्ली, और फिर इसके अलावा आसाम, कानपुर, गुवाहाटी, बरूनी, इलाहाबाद। दूसरा, इट हैज ब्रांचेस फॉर बरूनी टू हल्दिया वाया राजबंद, राजगढ़ टू मयूरग्राम एंड द गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। यानी ये सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, राजबंद, मौरीग्राम तक इसका दूसरा रूट है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें, फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाया विरमगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। यानी जो दूसरा जो इनका रूट बन रहा है वो है गुजरात के सलाया से विरमगाम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते कहां तक जाता है फिर ये आगे। इट इज ब्रांच टू कनेक्ट कोयली, वडोदरा, गुजरात, चाकसू एंड अदर पैलेसेज। यानी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये चाकसू तक चला जाता है, जो वडोदरा है वहां गुजरात तक इसका एक रूट बिछा हुआ है। फिर गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश। यानी गैस पाइपलाइन जो हजीरा से गुजरात में जो है वो जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक जाती है। कहां से होके जाती है, जो मध्य प्रदेश का विजयपुर है वहां तक, वहां से होके मतलब बीच में ये मध्य प्रदेश का विजयपुर आता है। अब इट हैज ब्रांचेज टू कोटा इन राजस्थान, शाहजहांपुर, बारबला एंड अदर पैलेस इन उत्तर प्रदेश। यानी इसकी जो ब्रांचें हैं वो राजस्थान में तो कोटा है, शाहजहांपुर, बारबला और दूसरे अन्य जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश में। अब आता है अपना वाटरवेज। तो वाटरवेज है ये, और मेजर जो सी पोर्ट्स हैं इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज एक बार आप दोबारा से रिवाइज कर लो इसको, किसको। एक तो अपना है ये रेलवे, ठीक है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, इसके अलावा पाइपलाइन। तो रेलवे और पाइपलाइन 2 हमने आज पढ़े हैं, और इसके बाद वाटरवेज और जो सी पोर्ट है, मेजर सी पोर्ट्स हैं, इनको पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद और भी काफी बचा हुआ वैसे तो ये। तो आज इतना आप एक बार रीड करो इसमें, जहाँ कोई समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं।